तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का ओपन चैलेंज। जी हां, जिसमें आज हम बात करेंगे ड्रैगन की गंदी नजर पर भारत का जवाब क्या भयंकर है। अरुणाचल प्रदेश का वो सीमाई राज्य जिस पर चीन की नजर लंबे वक्त से बनी हुई है। चीन कभी इस राज्य की जगहों के नाम बदलने की कोशिश करता है तो कभी अरुणाचल को अपना हिस्सा बताने का दावा करता है, लेकिन अब भारत ने भी साफ संदेश दिया है कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं के आधिकारिक नाम और पहचान को अपडेटेड नक्शे में दर्ज किया है। इनमें पहाड़ी दर्रे, झील, भूमिगत क्षेत्र और स्मारक शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि चीन पिछले कई सालों से अरुणाचल की जगहों के लिए अपने नाम जारी करता रहा है, वो भी अपने हिसाब से। तो क्या चीन की ये सिर्फ नाम बदलने की राजनीति है या इसके पीछे अरुणाचल पर अपने दावे को मजबूत दिखाने की स्ट्रैटेजी? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगले घंटे लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कंटेंट बता दे, समझा दे कि आखिर पूरा मामला क्या है। चीनी चाल पर भारत ने किस तरह से पलटवार किया है, चीन की स्ट्रैटेजी पर भारत ने क्या करारा जवाब दिया है, वो आपको हम बताने समझाने जा रहे हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम और पहचान तय कर दिए हैं जो पहले नहीं थे। इन जगहों को सर्वे ऑफ इंडिया के अपडेटेड मैप में दर्ज कर लिया गया है। इनमें पहाड़ी दर्रे, ग्लेशियर्स, झील और स्मारक शामिल हैं। अब से पहले चाइना इनके नाम वक्त वक्त पर बदलता रहा है। यह फैसला अरुणाचल प्रदेश सरकार के सलाह मशवरे के बाद लिया गया। इसका मकसद इन जगहों की सही और आधिकारिक पहचान तय करना है। चीन ने अरुणाचल की कई जगहों के नाम बदलने की कोशिश पहले भी की है और आगे भी करेगा। भारत का यह कदम चीन के नाम बदलने की कोशिशों पर करारा जवाब है। इससे सीमा से जुड़े इलाकों को लेकर किसी भी भ्रम को दूर करने में मदद मिलेगी। भारत ने साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, यानी वहां पर जो भी तब्दीलियां, जो भी चेंजेस होंगे, भारत उसका पहले भी विरोध करता रहा है, लेकिन अब यह विरोध और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं। भारत ने चीन को जवाब क्या दिया है वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं, और क्या विशेषता है, किस तरह से वहां पर भूमिगत क्षेत्र बदला है, इसकी जानकारी भी हम आपको देने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से इलाके हैं और कौन कौन सी जगहें हैं, वहां पर क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। लोंगजू का क्षेत्र है, माजा एक वहां पर इलाका है, एक इलाका वहां पर बीसा है जहां पर सरकार ने वहां पर नाम परिवर्तित किए और उनके नंबरिंग्स में आपको दिखा रहा हूं। बीसा हो गया। इसके अलावा एक इलाका है जिसको जोजिला पाथ बोलते हैं, जोजिला दर्रा जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा जो पुकुरला दर्रा है वो भी उस लिस्ट में है जिस लिस्ट में सरकार ने मैप्स के नाम चेंज किए। ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड और नक्शों में एक जैसी स्थिति रहती है। सरकार ने क्यों तय किए ये नाम, वो वजह आपको बता रहा हूं। इन जगहों की आधिकारिक पहचान तय करने के लिए नाम दर्ज किए गए हैं। उनके नामों के हिसाब से उन जगहों के नाम और पहचान दिए गए हैं। चीन वक्त वक्त पर इन नामों से छेड़छाड़ करता रहा है, मैप से छेड़छाड़ करता रहा है। सरकारी रिकॉर्ड और नक्शों में एक जैसी जानकारी रहेगी ताकि उसका मिलान करने में दिक्कत ना हो, यानी ज्योग्राफी जो है वही सेम नाम, सेम एरिया आपको सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां भी दिखाई देंगे। अलग अलग सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल होगा ताकि कभी भी किसी के नाम को लेकर कंफ्यूजन ना हो। आपदा के समय इन इलाकों की सही पहचान करने में मदद मिलेगी। वहां पर जो भी जरूरी चीजें हैं पहुंचाने के लिए अलग अलग नाम और अलग अलग इलाकों की पहचान करना मुश्किल था, जो अब नहीं होगा। जी हाँ, आपदा के समय इन इलाकों में पहचान अगर आसान होगी तो मदद पहुंचाना भी आसान होगी। इन नामों को आधिकारिक मानचित्रों और रिकॉर्ड में शामिल किया गया है ताकि आने वाले वक्त में चीन अरुणाचल की जो हरकतें हैं, अरुणाचल में अलग अलग जिलों और कस्बों के नाम जो चीन बदलता रहता है, अक्सर उनको अपने नक्शे में दिखाता रहता है, ये चीजें आने वाले वक्त में ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन अरुणाचल की जगहों के नाम अक्सर जारी करता है, बदलता रहता है। इसकी वजह से हमेशा कंफ्यूजन रहता था। चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है। वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो जो ग्रेटर चाइना है उसका हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन भारत हमेशा से इस नैरेटिव का विरोध करता रहा है और भारत ने हमेशा कहा है कि चीन जानबूझकर इस तरह की चीजें करता है। भारत ने चीन के इन नामों को लगातार खारिज किया, चाहे वो ग्रेटर चाइना का मैप रहा हो, चाहे अरुणाचल के बहुत सारे हिस्से को चाइना ने कई बार अपने मैप में दिखाया है। अरुणाचल पर भारत की संप्रभुता नहीं बदलती। जरा लिस्ट आपको दिखा देते हैं वो जगह जिनके नाम भारत सरकार ने परिवर्तित किए हैं, वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर देने जा रहा हूं मैं। पहला नाम है लोंगजू, ये एक भूमि इलाका है। माजा, बीसा, जोला जो है ये दर्रा है, जोजिला दर्रा जिसको बोलते हैं वो दर्रा है। यहाँ पर भूमि क्षेत्र है यानी मैदान है। जो रिजांगला है, इसको पूरा नाम बोलते हैं रिजांगला, ये भी दर्रा है। पुकुरला ये भी दर्रा है और थागला दर्रा है। और संभो सरोवर एक झील है वहां पर छोटी, जिसके नाम हमेशा से चाइना बदलते रहे हैं।
लोंगजू, माजा, बीसालोरा। अब आपको मैं दर्रा समझाता हूं। जब दो पहाड़ियों के बीच में थोड़ी जगह हो, छोटी सी नदी बह रही हो और वहां पर बहुत कम स्पेस हो चढ़ने उतरने के लिए और बहुत गहराई हो, तो उसको दर्रा कहते हैं। इन दर्रों में ज़्यादातर वक्त पानी भरा रहता है और जब मौसम बदलता है तो यहाँ बर्फ जम जाती है। ये वो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। शंभू सरोवर है, पुकुरला है, थागला है। ये तमाम वो जगहें हैं जो अब तक चाइना ने इसको कई बार अपने मैप में दिखाया, लेकिन भारत ने अब ऑफिशियली इन जगहों के नाम चेंज कर दिए हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, चीन ने अरुणाचल में नाम कब कब बदले, कब कब बदलाव हुआ, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। 2017 में 6 जगहों के नाम चाइना ने अपने मन से बदल दिए, बिना भारत के मशवरे के, और उसको मैप में अपनी जगह दिखा भी दिया कि ये 6 जो इलाके हैं ये ग्रेटर चाइना का हिस्सा है, चाइना के मैप में है। 2021 में दर्शकों 15 जगहों के नाम चाइना ने खुद ब खुद बदल दिए मनमाने तरीके से। भारत ने तब भी इसका विरोध किया और कहा कि ये भारत की संप्रभुता पर सवाल है, भारत की संप्रभुता पर क्वेश्चन है। 2023 में इसी तरह 11 जगहों के नाम चाइना ने अपने आप बदल दिए और ये मनमानी लगातार जारी रही आने वाले सालों में भी। 2024 में 30 जगहों के नाम बदले गए। जी हां, 2024 में 30 जगहों के नाम बदले गए, 2023 में 11, और 2024 में जब 30 जगहों के नाम चाइना ने खुद ब खुद बदले जो अरुणाचल का हिस्सा था, तो भारत सरकार ने बाकायदा, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाकायदा इस पर बयान जारी कर कहा कि हम इसका खंडन करते हैं और इस तरह की हरकतों से चाइना को बाज आना चाहिए। 2025 में 27 जगहों के नाम चाइना ने बदले, तो चाइना खुद ब खुद अरुणाचल को अपनी एरिया में बताता रहता है। वो कहता है कि अरुणाचल ग्रेटर चाइना का हिस्सा है, लेकिन भारत हमेशा से इस बात का खंडन करता रहा है। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। एम्बेसडर सुशील सिंघल मेरे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। इसके अलावा श्रुति दास गुप्ता जी आपको तस्वीर में दिख रही हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा नम्रता हसीजा जी मेरे साथ हैं, चाइना मामलों की जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं श्रुति मैम आपके पास आता हूं। बहुत क्रूशियल मामला है। चाइना कई बार ये कहा है, उसने कहा है कि अरुणाचल जो है वो ग्रेटर चाइना का हिस्सा है। कई बार सरहद के मैप चेंज किए गए, जो कस्बे हैं, जो ज़िले हैं, उसके नाम बदले गए। कई बार उसने भारत के बहुत सारे हिस्से को चाइना के मैप में दिखाया, लेकिन भारत ने अब जवाब दिया है। 30 जगहों के नाम भारत ने जारी किए हैं जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड होंगे, गजट में भी, और नॉर्मल जो लोग वहाँ पर जानते हैं उनके नाम भी। जी, ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। ये बहुत लेट आया है आई थिंक फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट साइड, क्योंकि अगर आप किसी टेरिटरी को अपनाते हैं तो पूरी तरह से अपनाने के लिए आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अपने कार्टोग्राफिक मैप में लिस्ट करके डाल देनी चाहिए थी, जिससे ये बार बार जो क्लेम रिक्लेम वाला जो चक्कर है ये ऑफिशियली डिनाई होता रहा हो। बट अनफॉर्चुनेटली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की मोस्ट पॉलिसी अपने हार्टलैंड की तरफ ज़्यादा फोकस्ड थी रादर की ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ। और वहाँ पर इनफैक्ट इवन टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर लद्दाख साइड देखा जाए तो हमारा जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं थी पोस्ट इंडिपेंडेंस। और ये हिंदी चीनी भाई भाई का जो हमने नारे लगा रखे थे, अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर हमने अपने आप को ये कन्विंस कर लिया था कि चाइना जबकि हमारे बाद इंडिपेंडेंट हुआ है, बट वो नेशन जो है, बिकॉज हम दोनों कॉलोनियल पावर से सताए हुए नेशंस हैं, सिविलाइजेशंस हैं, तो शायद हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हमने अपनी तरफ से ये मान लिया था और इस भूल में हम ये रह गए कि जो हम कह रहे हैं वो सामने वाला मानेगा। जो अभी तक उसके मन मुटाव रहे हैं वो ब्रिटिश के साथ रहे हैं, वो एज इंडिया वो हमें अपनाएगा। पर आई थिंक चाइनीज फिलॉसफी जो है वो अपने हंड्रेड ईयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन के अंडर काम करती है, कि वो कंसिडर करती है कि जो उसके साथ जो है, जो डिवाइडिंग ऑफ द चाइनीज मेलन के नाम से हम जानते हैं पॉलिसी वगैरह, और उसके ऊपर जो कॉलोनियल पावर्स ने किया, उसके अंदर वो एक अंदर से महत्वाकांक्षा है और वो हमेशा से इस चीज़ को दिखाता रहा है। ये भ्रम जो हमारा है, जब अक्सर चीन हमारे हाथ से गया तब हमारा ये भ्रम टूटा है। पर उसके बाद से भी अगर आप अभी देखें तो हम 70 साल ऑलरेडी वी आर लेट। उसके बाद भी हमें ये जो है टाइम मिला था, ये अब हम जाके कर रहे हैं, क्योंकि अब हम परेशान हो गए। हमारे जो एथलीट्स वहाँ से जाते हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स जाते हैं, इनके पासपोर्ट्स के ऊपर लेकर चाइना बार बार व्यंग कसता है, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिससे ये इशू हमेशा इंडिया के लिए एक थॉर्न इन द साइड की तरह काम करता रहे। सलामी स्लाइसिंग जो उनकी पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया, ये बहुत क्लियर है। और इसका कारण वो चाहे सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी लेकर क्यों ना करते हो, इसका एक्चुअल कारण जो है वो वाटरशेड एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र है, जो चाइना, अगर आप अच्छे से जानते पहचानते हैं, आई थिंक नम्रता जी के साथ में 1-2 प्रोग्राम पहले कर चुकी हूँ, वो चाइना को बहुत अच्छे से पहचानती हैं और वो जानती हैं कि चाइना कितना ड्राई एरिया है, उसको वाटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ब्रह्मपुत्र जो जब वो वहाँ से फ्लो करती है
उसके अंदर पानी नहीं होता उतना। उसका मेजर जो कैचमेंट बनता है, ब्रह्मपुत्र का जो गर्थ आती है जितनी, वो सारी अरुणाचल के अंदर आती है जाके। तो वो ये वाला जो अरुणाचल के ऊपर जो उसका क्लेम चलता रहता है, ये बार बार इसीलिए है। वो कहता सिविलाइजेशन की तरफ से। अगर आप वो मैप देखेंगे अरुणाचल का, तो उसके अंदर एक थंब जैसा ना इतना छोटा सा एक एरिया निकला रहता है। वहां पे वो आपका तवांग मोनेस्ट्री वाला एरिया, वो ल्हासा वाले जो बात करी जाती है, उतने से एरिया के अंदर ही जो था, वो आपका टैक्सेस जाया करते थे आपके मोनेस्ट्री की तरफ से उधर तिब्बत के अंदर। बाकी अरुणाचल का उससे कोई लेना देना नहीं था। तो आप वो छोटे से हिस्से को लेकर पूरे एक स्टेट को आप इनगल्फ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको वहां से पानी की जरूरत है, और वो पानी आप वहां से खींच के किसी तरह से डिप्लोमेटिकली अग्रेसिवली करना चाहते हैं। तो ये लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, पर आए तो सही करके मैं इसको पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ। और इसके आगे मुझे दिख रहा है कि वहां से भी कोई ना कोई अग्रेसिव स्टांस तो जरूर आएगा। वो चुपचाप तो इसको हजम नहीं करेंगे, और इसके चलते कोई और प्रॉब्लम डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल होने भी वाली है। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो जो माहौल है दुनिया में, वो बहुत टेंस है। एंड और हमने इस लेट डेट में आके ये ट्राई किया कि हम अपना क्लेम जो है लोकली और नेशनल लेवल पे उसको करें। और इस पे ऑफ कोर्स इंटरनेशनल प्रक्रिया होगी। अनफॉर्चुनेटली हमें वो भुगतनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपनी लेट आने की तरीके वजह से हमें थोड़ा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल श्रुति मैम, आप जो बात कह रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नम्रता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चाइना ने ग्रेटर चाइना के नाम पर बहुत सारे लोगों का नैरेटिव, अपना नैरेटिव बहुत सारे देशों के साथ साझा किया, और वो बार बार अपने हर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में ये कहता है कि जो ग्रेटर चाइना है वो कॉन्सेप्ट सब एक्सेप्ट करे, सब उसको माने। लेकिन भारत ने थोड़ी देर कर दी, जैसा कि श्रुति मैम कह रही हैं। क्या क्या नुकसान था देरी की वजह से, और इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे? आपने 30 जगहों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन चाइना फिर से नाम बदल देगा। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। आई थिंक जो श्रुति जी ने कहा, मैं भी वही बोलना चाहती थी पहले, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन काफी देर से आए। आप इसमें देखिए, हम लोग मेरे सेंटर में भी, और हम लोग ये काफी टाइम से कह रहे थे कि जो कार्टोग्राफिक एग्रेशन चाइना कर रहा है उसका हमें जवाब देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो मैप पे मैप रिलीज कर रहे हैं अपने नामों के साथ। ठीक है, हम लोग उतने मैप नहीं रिलीज करते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी एज अ ट्रैवलर आप कहीं पे भी जाते हैं, तो आप ज्यादातर हमेशा अपने ही देश का मैप गलत पाते हैं। ठीक है, अगर आपने रिसेंट अभी एग्जांपल देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम में, जब वो एक स्कॉटलैंड में रेस्टोरेंट में गई थी, हमारे खिलाड़ी गए थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया, और वो एक भारतीय रेस्टोरेंट था, कि आपका मैप गलत है। जो आपने अपने टिश्यू पेपर या पता नहीं किस पे छपवा रखा था, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये गलत है। और ये हमने बहुत इसमें बहुत पहले से मतलब हमें करना चाहिए था। दूसरी बात, वो अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहते हैं। 2013 में जो चाइनीज कम्युनिस्ट यूथ लीग है, उसकी उनके न्यूज़पेपर्स में ये लोग लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहने लगे हैं। और हम लोगों ने मतलब पहले से इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। अब दूसरी बात, श्रुति जी ने एक बात करी थी, जो बात थी पानी को लेके। देखिए, दूसरी मुझे लगता है जो बहुत जरूरी बात है, जो हमें ये चीज पहले करनी चाहिए थी और अब शायद बार बार करनी चाहिए, अपने मैप्स रिलीज करने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए कि इस समय चाइना की चिंता सबसे ज्यादा अगर देखा जाए वो क्या है, वो ये है कि जो 14th दलाई लामा है, उनके जाने के बाद जो उनका री इनकारनेशन है, उसकी लड़ाई बहुत ज्यादा चल रही है। और वहां पे अरुणाचल एक बहुत अहम, मुझे ऐसा लगता है, रोल मतलब शुरू से निभाता था और आगे भी निभाएगा। तो ये भी एक तैयारी है जो चाइना कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज उसमें भी आती है। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे सब लोग न्यूज में कि हाँ भाई, अभी थोड़ा इंडिया चाइना की बहुत मीटिंग्स हो रही हैं। हम ये भूल रहे हैं कि एग्रीमेंट अभी सिर्फ 2 जगह का ही हुआ है, देपसांग और देमचौक का। जो बाकी 14 जगह गलवान के टाइम में हुई थी, उस पर अभी कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ 2 पे ही हुई है। हमारे भी 50 से 60 हजार सैनिक वही हैं, उनके भी वही हैं। और आप देखिए वेस्टर्न थिएटर कमांड में जिस तरीके से वो बदलाव कर रहे हैं, वो किसके लिए? क्योंकि वेस्टर्न थिएटर कमांड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इसका ध्यान रखने के लिए, उसमें से किसके लिए तैयारी कर रहे होंगे ये हम सबको पता है। और दलाई लामा की जो री इनकारनेशन है, आप अभी से देखिए कि किस तरीके के वीडियोस रिलीज हो रहे हैं, जिसमें इंडिया को गद्दार कहा जा रहा है, साथ साथ दलाई लामा के। तो बहुत सारी चीजें हैं। पंछीन लामा जो उन्होंने अपॉइंट किया है, वो बार बार, काफी अभी थोड़े टाइम से नहीं, पर बार बार तिब्बत में वो जाते हैं अपना भाषण देने के लिए, लोगों को टीचिंग्स देने के लिए। तो ये सब एक तैयारी है, और ये तैयारी को इंडिया हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है अगले 2-2.5 साल में
जो हमने गलवान में देखा वैसा ही कुछ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम उसको अभी ले रहे हैं कि सब अच्छा हो रहा है, हम मिल रहे हैं, हमने सब कुछ खोल दिया, हमने प्रेस नोट 3 रिवाइज कर दिया कि ये सोच के कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगी। चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। वो 0.3% है अभी तक, 0.32% चाइनीज इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, एफडीआई। वो नहीं देंगे। अगर आप चाइनीज भाषा जानते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें वो साफ लिख रहे हैं इंडिया को मशीनरी भी सेकंड हैंड बेचिए ताकि ये फर्स्ट हैंड मशीनरी भी ना इस्तेमाल कर सके, ना सीख सके। तो ये अरुणाचल पे जो हो रहा है इसको आप एक लार्जर उसमें देखिए। सिर्फ मतलब हमें ये एक छोटा सा इंसिडेंट नहीं देखना चाहिए कि ठीक है उन्होंने नाम चेंज किया, हमने नाम चेंज कर दिया, और वो भी इतने सालों बाद। लेकिन तो ये उस चीज की तैयारी है, हमें उस नजरिए से इसको देखना होगा। ठीक है मैम। कर्नल सिरोही मेरे साथ है। संजीत सर, ये तो डिप्लोमेटिक लिहाज से हो गया। मैं एम्बेसडर सिंघल मेरे साथ है, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन संजीत सर, ये बहुत क्रूशियल मामला है डिफेंस के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि चाइना हमेशा से अरुणाचल में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता रहा। हमने बहुत बार देखा है कि कुछ इलाकों में बॉर्डर में चाइनीज सैनिक कई बार दाखिल हुए, इलाके के लोगों के साथ मारपीट की, और वो कई इलाकों में अचानक आते हैं, अपने टेंट तंबू लगाते हैं और वहाँ पर गाँव के जो लोग हैं, जो रिहायशी लोग हैं, उनके साथ वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये सामरिक तौर पर कितना क्रूशियल है जो इंडिया ने ये कदम उठाया सर? सबसे पहले अमित जी, मैं भारत सरकार को, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को जो है बधाई देना चाहता हूं। चाहे वो लेट हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कदम जो उठाया है, ये एक जो चाइना की जो कार्टोग्राफिक जो एग्रेशन चल रहा था इतने 2017 से, और वो 2017 से क्यों चला उसकी भी वजह है क्योंकि दलाई लामा जो है अरुणाचल प्रदेश में गए थे, तब से उनको ये लगने लगा था कि ये जो है भारत की पकड़ जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने तभी से अरुणाचल प्रदेश में जो है अपने जो मैंड्रीन में और अपने जो है नाम बदलने शुरू कर दिए। तो ये वहां से स्टार्ट हुआ है। लेकिन 2017 से लेके हमने जो है तकरीबन 9 साल लगा दिए इसका जवाब देने के लिए। चलो कोई बात नहीं, जो है 7 अगस्त को ये शुरू हुआ है, लेकिन इसका जो है अगर आप देखें तो इसका स्ट्रैटेजिक और इसका डिफेंस जो है वो बाकी चीजें तो बता रही है, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिक आप इसका ये देखिए कि जिन जिन जगह के नाम रखे गए हैं वो जगह 1959 से और 62 में जो लड़ाई हुई है उस जगह में उनकी अहम भूमिका थी। आप जो है लोंगजू को जो जगह है, लोंगजू पहला फ्लैश पॉइंट था 1959 में। 25 अगस्त 1959 में चाइनीज ने यहाँ पे आके अग्रेशन किया था और लोंगजू हमारे टेरिटरी में था। लोंगजू के ऊपर कब्जा किया और फिर भारत ने जो अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी अख्तियार करके माजा जो जगह है तकरीबन 5 किलोमीटर लोंगजू से साउथ में, उसमें जाके अपनी जो है पोस्ट बनाई थी। तो ये जो है जितनी ये चीज नाम आप 21 ये 27 नाम जो करवाए हैं, ये वो है जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चाइना के साथ डिस्प्यूट, क्योंकि चाइना तो पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपना साउथ तिब्बत मान के उसको पूरा का पूरा मानता है, और वो हमेशा कहता है कि ठीक है अगर आपको अक्साई चिन्ह चाहिए तो आप हमको अरुणाचल प्रदेश दे दो, हम तुमको अक्साई चिन्ह दे देंगे। तो ये जो पूरी की पूरी है। और इसमें जो दूसरी जो जगह है बताई गई है, वो जो है वो भी एक जो है चाइनीज वहां पे आ गए थे। और इंडिया का ये मानना है कि जो थांगला रिज है वो वाटरशेड जो है दैट इज दी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल वो है, लेकिन चाइनीज उसको नहीं मानते। चाइनीज कहते कि नहीं, नोमचू जो वैली नीचे है वहां से जो है भारत का बॉर्डर शुरू होता है, क्योंकि चाइना को भी पता है और भारत को भी मिलिटरीली पता है कि जिसके कंट्रोल में पूरी थांगला रिज है वो पूरा का पूरा नीचे के एरिया को डोमिनेट करता है। तो इस वजह से ये जो नाम रखे गए हैं इसकी खास वजह ये है, एक तो इससे जो आपकी लीगल जो स्टैंडिंग है वो मजबूत होती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें करने में आपको मदद मिलती है, और आपको कार्टोग्राफिक ये जो एग्रेशन चाइना ने शुरू किया उसको करता है। क्योंकि चाइना की देखिए, चाइना की हमेशा की पॉलिसी खास तौर पर भारत के साथ ये रही है कि जब भी भारत के साथ या भारत उनके साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ वो इधर डिप्लोमेटिकली जिसमें नाम बदलना, ये करना वो करना, और मिलिटरीली जो है कुछ ना कुछ जो है कहीं पे कोई फ्लैश पॉइंट बना देना। और अरुणाचल प्रदेश तो इसलिए फ्लैश जाने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है भारत के लिए क्योंकि वहां पे तो तिब्बत, भूटान और इंडिया का बॉर्डर मिलता है। तो जो वो बॉर्डर मिलता है उसमें पहले आप देखा होगा दोला पोस्ट के ऊपर भी जो है काफी दिन तक स्टैंड ऑफ रहा था।
तो मेरा ये मानना है भारत सरकार का बिल्कुल सही निर्णय है और ये लेट आया है, लेकिन अब आपने नाम तो बदल दिए, लेकिन इसका जो रिपरकशन होगा उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। दैट रिपरकशन कैन बी डिप्लोमेटिक, इट कैन बी मिलिट्री। तो हमारी जो है, जो उनकी वेस्टर्न थिएटर है, वो बेशक उनका वेस्टर्न थिएटर हो और कितना भी मजबूत हो, लेकिन भारत की जो ईस्टर्न कमांड है पूरी तरीके से तैयार है। और अभी जो है पिछले 10-15 दिन पहले ही आर्मी चीफ जो है विजिट करके आए, तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू टेक एनीथिंग, एनी एग्रेशन इफ इट एवर हैपेंस फ्रॉम चाइना साइड। जी ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी। एम्बेसडर सिंघल, मैं अब आपसे मैं चाहता था कि सभी पैनल अपनी बातें रख ले, फिर मैं आपसे बात करूं। दो तीन चीज़ें हैं सर। एक तो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में भारत ने हमेशा से चाइना की इन चीज़ों को खारिज करता रहा है, भारत इसका खंडन करता रहा है। लेकिन इस बार पिछले 1 साल में देखें, 1.5 साल में, तो चाइना की हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और बहुत एग्रेसिवली। एक तरफ तो वो हमारे यहाँ ब्रिक्स समिट में आने की बात करते हैं कि हम ब्रिक्स समिट में जा रहे हैं और दोस्ती की बात करते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई वाला मसला रहता है। एससीओ मीट में भी वहाँ पर हमने देखा कि बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। फिर इस तरह की हरकतें करके जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश भारत पर चाइना कर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? और क्या भारत को और एग्रेसिव होना चाहिए? अब 30 जगहों के नाम वगैरह के चेंजेस हुए हैं, लेकिन और एग्रेसिवली क्या इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए भारत को? I hope you can hear me now. हाँ, आई कैन हियर यू सर, आई कैन हियर यू सर। अमित जी, बात ये है कि चाइना की हमेशा कोशिश रही जी कि हिंदी चीनी भाई भाई करके वो अपना जो उनके उद्देश्य हैं उनको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हम सब जानते हैं चीन की जो बात होती है उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ये जानकारी भारत सरकार को पूरी तरह से है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो कब एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हम सबके पास में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती, तो बहुत सारी चीजें होती जो कि वो लोग उनके इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो अभी मैं बिल्कुल बात से सब पैनलिस्ट से सहमत हूँ कि भारत ने अब तो ये एक्शन लिया है, ये 27 जगहों का नाम डिक्लेयर करके, जो कि भारत की ही वो गेम चेंजर है। चाइना को मेरे विचार से हमने बहुत बड़े सरप्राइज से उनको लिया है, क्योंकि अभी तक चाइना जो है एक्शन लेता था और हम जो है डिफेंसिव एक्शन लेते थे, भाई कहीं कि भाई हमने जो है ये आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, और उसके बाद में वो 2-1 साल कुछ समय के बाद में मामला ठंडा। इस बार रोल रिवर्स किया है, तो चाइना की रिएक्शन क्या होगी ये बड़ा इंटरेस्टिंग कि चाइना उसको कैसे काउंटर करे। मेरा अपना विचार है, चाइना डिप्लोमेटिकली ऑफ कोर्स दे विल इशू एन स्टेटमेंट कि भाई ये तो हमारा है और ये सब कहानी जो चलती है डिप्लोमेटिकली वो चलेगी, और विद इन ईयर फिर से वो नाम नए इशू करने की कोशिश कर। लेकिन भारत ने जो ये इनिशिएटिव दे दिया है, मेरा अपना विचार है ये यहाँ, जैसा कि आपने सवाल पूछा, ये यहीं पर नहीं भारत की। अब जब हमने एक्शन लिया है तो ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। उसका अगला एक्शन जो होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमारा स्ट्रेस है अरुणाचल में या बॉर्डर एरियाज में, जो कि चाइना कोशिश कर रहा है कि वो बॉर्डर विलेजेस में डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा है, वो एक्शन इंडिया की तरफ से लिया जाएगा, ऑलरेडी लिया जाएगा। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, न्यू जो विलेजेस हैं आसपास के जो बॉर्डर एरिया है उनको डेवलप किया जाएगा, ताकि वहां जो चाइना जो कोशिश करता है, वो सलामी वाली बात हो गई 100 cuts और 1000 cuts, वो उसको उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको ब्लंट किया जा सकता। चाइना ऑलरेडी, जैसे लद्दाख के बारे में भी बात हुई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया CPC, वहां वो हमारे अगेंस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। तो हमने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है, और ये अब कहानी और चलेगी, क्योंकि अब जैसे तवांग के बारे में, तवांग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम जानते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तवांग जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, तो वहां पर वो क्या एक्शन लेते हैं उसे, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमारे को देखने के लिए। हमें उस पर बहुत वॉच भी रखनी पड़ेगी। और जैसा भी अभी कर्नल साहब ने कहा कि जो ये 27 जगह पे हमने नदीनें की, वो स्ट्रैटेजिकली और इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकली उनका कॉन्टेक्स्ट है, तो वो एक अगेन चाइना के लिए एक वो बड़ा मुश्किल का जो बात होगी
कि भारत ने जो एक्शन लिया है उसको वो किस तरह से उसको लिया है। अब हमारा यह है कि जो मेरा को अपना है कि चाइना जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है, जो अभी 2-3 साल में दाम बदलते हैं वो अपने ख्याल से हर 6 महीने में, साल में शुरू कर देंगे। और लेकिन बात यह है कि ये जो फाइट है मेरे विचार से इंटरनेशनल परसेप्शन की भी फाइट है। भारत अब एग्रेसिवली शो कर रहा है कि ये एरिया अरुणाचल का खासकर हमारा है, हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं और हम उसके नाम रखते हैं। चीन कहता है कि नहीं ये हमारे को बिलोंग करता है हिस्टोरिकली, व्हाटएवर रीजंस उसके जो भी एक्सप्लेन करते रहते हैं, लेकिन इसलिए हम नाम करते हैं। तो अभी अब भारत का जो होगा, जैसे मैंने भी कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएंगे, मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाएंगे, एयरफील्ड का डेवलपमेंट है से होगा, और पेट्रोलिंग जो रेगुलर पेट्रोलिंग है, कर्नल साहब उसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं। मेरे ख्याल से पेट्रोलिंग हमारी जो है और तेज होगी, क्योंकि वो पिछली बार जैसा कि अभी 2017 के बारे में बात करी जा रही है, तो उस तरह की इंसिडेंट ना हो। आई थिंक ये सब आगे होगा, लेकिन चाइना का काउंटर मूव क्या होगा, दैट इज थैंक यू। जी सर, प्लीज स्टे विद मी। श्रुति मैम, इससे पहले कि मैं नम्रता मैम के पास जाऊं, तिब्बत को लेकर, दलाई लामा को लेकर जो नैरेटिव चाइना हमेशा चलाता रहा है, और कई बार हमने देखा है खबरों में भी, वहाँ की जो सरकारी मीडिया एजेंसीज हैं वो बार बार ये कहती रहती हैं कि तिब्बत चाइना का अभिन्न हिस्सा है। और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, आप अक्साई चीन का पूरा इलाका वो देख लीजिए मैम, आप दौलत बेग ओल्डी लेह लद्दाख वाला इलाका देख लीजिए, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि चाइना सिर्फ टोह में बैठा हुआ है, वो इंतजार में बैठा है कि भारत की स्ट्रैटेजी कब वीक पड़े, भारत का डिफेंस कब वीक पड़े, हम अंदर दाखिल होने की कोशिश करें। सिर्फ इतना ही नहीं मैम, खबर ये भी इंटेल ये आया था कि अरुणाचल और चाइना बॉर्डर पर जो गांव है मैम, वहां पर भी लोगों को उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश में चाइना लगा रहता है, उनको अपना एसेट बनाने की कोशिश करता है। और ये चीज़ लेह लद्दाख में भी देखने को मिली कि बहुत सारे ऐसे कारोबारी थे जो चाइना के संपर्क में थे, उनका ब्रेन वॉश करना, उनके साथ स्ट्रैटेजी प्लान करना और यहाँ पर अपने टूल को स्टैब्लिश करना ताकि वो भारत में अनरेस्ट पैदा कर सकें। ये चीजें भी तो हो रही है, ये भी बहुत बड़ा मैम एक चैलेंज है इंडिया के लिए। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चाइना जो है वो कंसिस्टेंटली अपनी पॉलिसी पे काम कर रहा है और हम कंसिस्टेंटली सिर्फ डिनाइल मोड में रह रहे हैं। हमें जो प्रोएक्टिव तरीके से चाइना के नैरेटिव को काउंटर करना चाहिए, वो अब ये स्टेप आया है। इससे पहले हम सिर्फ डिनाइल्स इशू कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्शंस इशू कर रहे हैं। अब हमें ये फ्रंट फुट पे खेलनी है वॉर, हमें ये बैक फुट पे नहीं खेलनी है। अब आप ये अगर आप कह रहे हैं कि जो ट्रेडर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो प्रॉफिट मार्जिन्स पे काम करते हैं। जहां उनको दिखता है कि कोई सरकार उनको ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, ज्यादा इन्फ्लुएंस प्रॉमिस कर रही है, चाहे बाद में जाके उनका कुछ भी हो, अगर वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आके, अगर आप देखें कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमी, दैट कैन बी अ न्यू टर्म इन द मॉडर्न एरा, जो हम एज सोशल साइंटिस्ट अगर निकाल सकते हैं, तो दैट इज द प्राइम एग्जांपल इज चाइना, जो कहने के लिए कम्युनिस्ट है पर है एक्चुअली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑल रिसोर्सेज आर ओनली कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो अगर वो बाद में जाके अगर कोई जा बढ़े तो उनका जैकमा की तरह उनका सब कुछ उठा लिया जाएगा, वो अलग कहानी है। लेकिन ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड को यूज करना चाइना बहुत अच्छे से जानता है, मैनिपुलेट करना भी बहुत अच्छे से जानता है। नरेटिव वॉर चाइना में हम इंडिया से तो 100 कदम आगे। हम एज एनालिस्ट, आप एज टीवी एंकर, हम कई बार बैठ के ये रोना रो चुके कि हमारी गवर्नमेंट चाहे अभी की हो चाहे पहले की हो, नरेटिव वॉरफेयर में बहुत बहुत पीछे हैं। हम अपना इंटरनल मामला सुलझाते सुलझाते इतना थक जाते हैं कि हम कभी इंटरनेशनली अपने आप को फ्रंट फुट पे प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। तो नरेटिव वॉरफेयर में भी चाइना बहुत आगे है। इसी नरेटिव वॉरफेयर का एक हिस्सा है उनका कार्टोग्राफिक अग्रेशन, कि बार बार नए मैप्स रिलीज करना, नए नए नाम देना, तो ग्रीड को एक्सप्लॉइट करना, लोगों की इंफॉर्मेशन मशीनरी पाइपलाइंस को एक्सप्लॉइट करना, उसके बाद बार बार इस ऐसे इंडिया के चोक पॉइंट्स जो हैं, वीक पॉइंट्स जो हैं, उनको यूज करना। अगर आप अपने लास्ट मैन ऑन द बॉर्डर, लास्ट विलेज ऑफ द बॉर्डर तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका एनिमी नेशन जो आपकी तरफ अग्रेसिव आइडियोलॉजी रखता है वो उसको यूज करेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट को हमेशा से ये फ्रंट फुट पे खेलना है कि वो हमारे हैं और वो क्यों हमारे हैं। तो अरुणाचल में एटलीस्ट मैं पिछले 2-3 सालों से तो ये देख सकती हूँ कि हमने ये काम करना शुरू किया है। आप कितने भी वीडियोस देख लेंगे या खिलाड़ी देख लेंगे वहां से आते हुए, तो हम देख सकते हैं कि वो सिर्फ अरुणाचल स्काउट्स की तरफ से या जो डिफेंस एक हमारे आर्म है उसकी तरफ से नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे लोग हिंदी बोल रहे हैं, वहाँ पे इंडिया के नारे लग रहे हैं। ये सारी बातें जब वहाँ से उठ के आ रही है, वहाँ के लोगों को हम अपना भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव वॉरफेयर एटलीस्ट लोकली थोड़ा सा शुरू हुआ हुआ है। हमें इसको आगे चढ़ के बात करनी चाहिए, क्योंकि
जो वो करता है, लाइक जो नरेटिव वॉरफेयर जो वो खेलता है, उससे क्या हो जाता है, लोगों की परसेप्शन चेंज होती रहती है। जो इंसान पहले बोल दिया जाता है, अनफॉर्चुनेटली इंफॉर्मेशन पाइपलाइन ऐसी है कि जो जिस पहली न्यूज जो आई वो फाइनल न्यूज बन के रह जाती है 70% लोगों के दिमाग के अंदर। बाकी जो आप करेक्शन इशू करते हैं या आप रिट्रैक्शन इशू करवाते हैं या आप अपना रिजेक्ट करते हैं किसी के प्रपोजल को, ये एक छोटा माइनर बाइट बन के रह जाता है। तो हमें ये वाली गेम सामने से खेलनी है। हमने सर्वेलेंस ऑब्वियसली रख रखी है, हमें आई थिंक हम सर्वेलेंस के मामले में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज जैसे हम डिजिटाइज इकोनॉमी बन गए हैं तो हमें ये रियलाइज हुआ है कि हम लोगों के ट्रांजैक्शंस को जो है वो डिसेंटली ट्रैक कर सकते हैं, इंटरैक्शंस को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हम कर रहे हैं एज एन इकोनॉमी, एज अ नेशन। हमें उसके अलावा नरेटिव वॉरफेयर में आगे चढ़ के बात करनी है। जो तवांग वाला जो ब्रेन वॉशिंग वाला है वो तो तिब्बत में भी चल रहा है। अगर आप जानेंगे तो उन्होंने वहाँ के लोगों को ऑलमोस्ट कन्विंस ही कर दिया कि नहीं वो चाइना के साथ ही बेहतर है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ज़बरदस्ती वहाँ पे डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन करके वहाँ पे लोगों को बिठा के ज़बरदस्ती इंटरमैरिज करवा के लोगों के वहाँ पे धीरे धीरे जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है उसको डिसॉल्व करके वो हैन चाइना वाली डायनेस्टी के तरफ इंक्लिनेशन बढ़ाने की कोशिश कर रखी है। जैसे नम्रता मैम ने हिंट किया था कि वो तो आपको ये भी बोल रहे हैं कि अगला वाला तो हम चुनेंगे, जो गोल्डन अर्न चिंग डायनेस्टी से करा जाता था, जो गोल्डन अर्न के अंदर में से हम नाम निकालेंगे, जो भी है वो हम डिसाइड करेंगे। एक एथिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक एथिस्ट पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड करना चाहती है कि अगला धर्म गुरु कौन होना चाहिए टिबेटन बुद्धिस्ट के लिए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये एक मैनिपुलेशन है जो पाइपलाइन, जिसकी सिर्फ एक चाइना की तरफ से नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो फ्लो करता है। इसके अंदर ह्यूमन ग्रीड को एक्सप्लॉइट किया जाता है, आपके एनिमीज के वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके अटैक किया जाता है। और हमें ये वाला खेल आगे से खेलना जरूरी है अगर हमें अपनी टेरिटरी लॉस बचानी है। जी नम्रता मैम, जो बात श्रुति मैम कह रही हैं, ये तिब्बत नैरेटिव भारत को बहुत नुकसान पहले भी इसने पहुंचाया है। देखिए, जो श्रुति जी ने कहा एक इतना वैलिड पॉइंट है, जो हम लोग कब से कह रहे हैं कि चाइना का जो यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट है, आप उस देखिएगा कितनी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं इंडिया, नेपाल और साउथ एशियन कंट्रीज में भी। और एक नैरेटिव वॉरफेयर जो बन के आ रहा है, उससे ज्यादा मैं आपको बताऊं कि वो लोग टारगेट कर रहे हैं। मेरा जो सेंटर है, सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी, हम लोग हर महीने रिपोर्ट निकाल रहे हैं चाइना के इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस इंडिया में और साउथ एशिया में। आप हैरान होंगे कि किस हद तक वो ऑपरेट किस तरीके से कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ चाइनीज एम्बेसी दिल्ली में नहीं, जो काउंसलेट्स हैं उनके कैलकाटा में और मुंबई में, वो इतने एक्टिव हैं कि आप उसकी हद में नहीं सोच सकते। अब वो हमारे गांव में, सोलापुर के किसी गांव में किसी स्कूल में भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नैरेटिव वॉरफेयर वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि और हम क्यों पीछे रह रहे हैं नैरेटिव वॉरफेयर में, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्यों नहीं अग्रेसिवली इनिशिएट कर रहे हैं। हमें अभी तो यही नहीं पता चल रहा है कि वो लोग किस लेवल, आप देख लीजिए इंडिया, दिल्ली के कम से कम जितने भी नामी स्कूल्स हैं, आप प्लीज बैठे और देखें कि जो चाइनीज एम्बेसडर है वो कितनी बार विजिट कर रहे हैं, महीने में कितनी बार विजिट कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों नहीं ये चीज देखा जा रहा है। अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एक ब्लॉगर है, ये इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, ज्यादा फॉलोइंग नहीं होगी, 20,000 30,000, क्योंकि अब मेरा काम ही है तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने एक वीडियो डाला, देखिए ये है चाइना, ये कितनी खूबसूरत कंट्री है, और हमारी सरकार ये हमें बताना चाहती है कि इन्होंने गलवान पे हम पे अटैक किया। आप ओपनिंग लाइन सुनिए सिर्फ उसकी। एक छोटा सा इंस्टाग्रामर अकाउंट किसी का है जो चाइना 10 दिन के लिए गए हैं और उनको भेजा गया है, चाइनीज सरकार यहाँ एम्बेसी यहाँ से भेज रही है। उनकी ओपनिंग लाइन क्या है कि देखिए ये वो देश है जो हमारी सरकार चाहती है कि हम माने कि उन्होंने हम पे गलवान पे अटैक करके हमारे 20 सैनिक मारे हैं। तो देखिए ये बहुत किस लेवल पे चल रहा है वो हम लोग अभी सोच भी नहीं रहे हैं। और उसमें हर सेक्शन, हम जैसे थिंक टैंकर्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं, मतलब वो सब कुछ टारगेट कर रहे हैं। तो हमें ये प्रिपेयर करना है क्योंकि आगे और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी 1 जुलाई से लागू हुई है, एथनिक यूनिटी लॉ, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। वो एक बहुत जरूरी लॉ है क्योंकि वो ये लोग, अभी दैनिक जागरण में एक आर्टिकल छपा है चाइनीज एम्बेसडर का, कहने के लिए कि ये हमारे यहाँ मतलब लोगों को जोड़ने के लिए बनाया गया। नहीं, ये एक फोर्सफुल एसिमिलेशन है टिबेटन्स का, कि आप अपनी ना भाषा बोल सकते हैं, आप अपना कल्चर नहीं वो कर सकते, आपको हमारे साथ जुड़ना है, आपको चाइनीज
मदरलैंड के लिए ही रहना है। और ये एथनिक लॉ का, मैं यूनिटी लॉ का, मैं एक दो लोगों के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे इंडिया में कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो 5 या 6 साल के बच्चों को हॉस्टल में लेके जा रहे हैं, टिबेटन्स को वापस नहीं भेज रहे हैं, ताकि वो अपनी भाषा ही नहीं बोल पाते, वो मैंड्रिन चाइनीज ही बोल रहे हैं। तो ये सब बहुत जरूरी है, हमें इस पे ध्यान देना है और काम भी करना है। नैरेटिव वॉरफेयर 5000 साल पहले से माउंट कैलाश लॉर्ड शिवा का पोस्टल एड्रेस है। हम तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो साउथ तिब्बत, लिटिल तिब्बत सब कुछ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके से वो इंडिया में काम कर रहे हैं, और नेपाल से भी टिबेटन कम्युनिटी पे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है UFWD की, वो काम कर रहे हैं इंडिया के टिबेटन्स पे, ये आज नहीं तो कल हमें मतलब कुछ ना कुछ खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। तो हमें इस पे नैरेटिव वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमें काम करना है। ऑलराइट, मैं कर्नल साहब के पास। और कर्नल साहब, सिर्फ बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ाने से या सामरिक तौर पर मजबूत अपने आप को बना लेने से इज़ नॉट इनफ। मुझे लगता है कि जो बात नम्रता जी और श्रुति मैम कह रही हैं कि हमको डिप्लोमेटिक एजेंडा भी रखना है, हमको डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के साथ साथ सोशल मीडिया, टेलीविज़न और जितने मीडियम्स हैं उन सब पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना वही कर रहा है। हम योग को प्रमोट कर रहे हैं, हम हिंदी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन चाइना देखिए वो मल्टीलैटरल जो तरीके हैं अपने आप को पेनिट्रेट करने के, दिमाग तक वो जहन में जा रहा है, लोगों के ब्रेन वॉश कर रहा है, उनकी साइकोलॉजी, उनके अपब्रिंगिंग में घुस रहा है। हम इसमें पीछे हैं सर। बिल्कुल अमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो श्रुति मैम और नम्रता मैम बोल रही है वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। इस मामले हम पीछे हैं, और इसको हमने जो खास तौर पर जो लेटेस्ट इसका जो इंसिडेंट है वो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि इन स्पाइट ऑफ द विक्ट्री विच इंडियन आर्म फोर्सेस अचीव्ड, लेकिन पाकिस्तान ने इस तरीके से उस नैरेटिव को बनाया कि आधी से ज्यादा दुनिया में ये सोचती है, और पाकिस्तान की जो खुद की पब्लिक है वो ये सोचती है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत हुई है, क्योंकि उनके जो आर्मी चीफ थे उनको फिर मास्टर बना दिया गया। तो ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, और मैं पूरा एग्री करता हूँ, क्योंकि जो चाइनीज हैं वो अपने नैरेटिव को इंटरनेशनल प्रेस में, अब इंटरनेशनल मीडिया में लाने के लिए वो करोड़ों रुपया लगाते हैं। वो जो इतने मीडिया हाउसेज उनको खूब पैसा देते हैं ताकि वही नैरेटिव को चलाया जाए जो चाइना चाहती है चलाने के लिए। और इसमें लेटेस्ट केस जो है ये हमने ऑपरेशन सिंदूर का देखा है। तो इसमें मुझे लगता है कि भारत सरकार को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, और जो हमको वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। अभी तक जैसे श्रुति मैम ने बताया है कि जो भी चाइना कर रहा था, वी हैव बीन रिएक्टिव और वी हैव बीन इन डिनायल मोड कि नहीं जी ऐसा नहीं है, और हम जो है ये नहीं कर रहे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो सॉफ्ट पॉलिसी है ये 70 साल तक हमने फॉलो करी है, और इससे हमको कोई खास फायदा नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, और 1959 में आके लॉन्गजूप पे आके वो बैठ गए, और उसके बाद 62 में उन्होंने फुल फ्लैश वॉर जो है थागरा रिज के ऊपर कर दिया, जिसका हर्जाना हम अब तक भुगत रहे। अक्साई चीन को कब्जा कर लिया, अरुणाचल की कई टेरिटरीज में कब्जा कर लिया। तो वो समय निकल चुका है, और मैं बार बार इस बात को बताता हूं कि चाइना इज ए बिग कंट्री, चाइना इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी या सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर एज फार एज द मिलिट्री पावर इज कंसर्न, चाइना के पास बहुत मिलिट्री पावर है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि उस मिलिट्री पावर को आप किस जगह पे कितना लगा सकते हो। यू मे हैव 10 lakh, 20 lakh people, but can you use 20 lakh people in that area? So that is more important. So as far as the China is concerned and Indian armed forces is concerned, we are at par, we are not far behind, और हम जो है उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हमको डिप्लोमेटिक लेवल पर और ये जो मीडिया लेवल पर वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव। जैसे अभी ये बता रहे हैं कि वो वीडियो चला रहे हैं, व्हाई कांट वी मेक दीज वीडियोज, एंड हम जो है तिब्बत में या चाइना में चला सकते हैं। तो आई फुली एग्री विद देम कि हमको वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। जी एम्बेसडर सिंघल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की जब भी बात होती है, चाइना अगर कुछ ऐसा कर रहा है जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं, तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उस पर एक बयान देता है। रणजीत जायसवाल साहब और भी जो प्रवक्ता है एमईए के IFS ऑफिसर्स, वो इस पर बातचीत करते हैं। लेकिन जितना एग्रेसिवली चाइना ने, चाहे वो फ्लैग मीटिंग की बात रही हो, चाहे वो पुराने हमारे टसल जो चाइना के साथ बॉर्डर पर रहे हों,
उन चीज़ों को चाइना ने अलग तरीके से कैश किया है। और जो कर्नल साहब कह रहे हैं पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल कि इतना हैविली नैरेटिव बिल्ड करिए कि जो सच है वो झूठ लगने लगे, ये बात बिल्कुल सच है। जितनी इंटरनेशनल मीडिया है या जिन लोगों से मैं मिला जो भारत के नहीं हैं या बाहर के लोग हैं, वो बार बार यही पूछते थे कि अमित सच क्या है, कौन जीता ये वॉर, कितने राफेल आपके पाकिस्तान ने मार के गिराए, जबकि सच्चाई का और इस जंग का कोई ताल्लुकात नहीं था। हमें सब पता है कि हमने कितनी बुरी तरह पाकिस्तान को डिफीट किया, लेकिन ये नैरेटिव बिल्डिंग में क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसको भी खास तवज्जो देने की ज़रूरत है, खास कोशिश उसको भी करनी होगी, MEA को भी। अमित जी, आप बिल्कुल सवाल आपका बहुत दुरुस्त है, क्योंकि ये जो टाइम है वो सारा जो है मीडिया परसेप्शन एंड सोशल मीडिया में आप जी रिएक्ट हाउ यू बिहेव, वो उसकी उसी से लोगों में परसेप्शन बनती है। क्योंकि आज के जमाने में यंगर जनरेशन देखें तो आप कितना अखबार पढ़ते हैं, ज्यादातर इंफॉर्मेशन को यूट्यूब या इंस्टाग्राम से ही मिलती है, तो उसके लिए नैरेटिव क्रिएट करने की आई थिंक मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि उसकी आवश्यकता है और भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को इसके विषय में एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, ताकि जो ये वार ऑफ परसेप्शन है, जो इंडिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ सबको हमें मालूम है, लेकिन जो पाकिस्तान नैरेटिव क्रिएट कर पाया और सबको मालूम है वो क्या था, लेकिन लोगों के दिमाग में इसने सवाल पैदा कर दिए, उनकी जो अपनी नैरेटिव चली जो उसके तरीके से, तो वो आई थिंक उसको मेरे ख्याल से भारत सरकार ने भी उसको समझा है और आगे उस पर मेरे ख्याल से कार्रवाई चल रही होगी। मैं तो खर्च के बारे में कह नहीं सकता कि क्या एक्शन हो रहा है, लेकिन जो दिख रहा है और जो चाइना के साथ अभी हमने किया है, 27 जगहों के नाम हमने बदले हैं, वो ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि जो उनके नाम, ये मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हम जो अभी तक होता आ रहा है उसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है और उसी का मेरे ख्याल से हिस्सा है और बिना एग्रेशन दिखाए, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज बड़ी एग्रेसिवली करें, जो कि कुछ देश करते हैं उसी तरीके से हम करें, बिना एग्रेशन दिखाए हुए आई थिंक नैरेटिव को चेंज करने का और जो परसेप्शन चेंज करने का जो मतलब है, कोशिश है, वो मेरे ख्याल से कोशिश करी जा रही है। और जैसा कि अभी और पैनलिस्ट बोल रहे थे कि वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसके बारे में काफी रिपोर्ट आई है। आई एम श्योर कि अगर हमारे को इंफॉर्मेशन को अवेलेबल है तो भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को भी जानकारी होगी और उसके ऊपर, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि अब जो एक्शन होगा वो ये होगा, इस लाइन पे मेरे विचार से होगा। और अगर आप बजट देखें, अगर बजट सबसे बड़ा इंडिकेशन जी, उसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा रही है, वो आई थिंक उसका पार्ट है। बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंघल, आपका भी। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। श्रुति मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। नम्रता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओपन चैलेंज में दर्शकों आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन बड़ी खबर आ रही